हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हमारी प्रैक्टिस सीरीज की एक नई सीरीज चल रही है, तो जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड जिला दर्शन, यानी उत्तराखंड के जिलों के बारे में प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। जिसमें आज हमारा पहला जिला है जिला पिथौरागढ़। इसमें आपको मैप भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और PDF भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने हैं आपने। और इस विषय में मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हमारा अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो उत्तराखंड से रिलेटेड होगा। तो सारे जितने भी हमारे 13 जिले हैं उन जिलों के बारे में सारी चीज़ें हम प्रश्नों के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो कंप्लीट तैयारी के साथ आए। शुरुआत में हम कुमाऊं के सभी जिलों के बारे में देखेंगे, उसके बाद गढ़वाल के जिलों के बारे में देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान रखें, ये जो सीरीज हमारी चल रही है वो आगामी उत्तराखंड की जितनी भी परीक्षाएं, जैसे कनिष्ठ सहायक, VDO, BPDO, UKPSC, पटवारी, लेखपाल, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान दें। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पिथौरागढ़ का स्थापना वर्ष बताइए। पिथौरागढ़ का स्थापना वर्ष बताइए। 1988, 1995, 1960 या 1949। पिथौरागढ़ का स्थापना वर्ष बताइए। 1988, 1995, 1960 या 1949। पिथौरागढ़ जिले का स्थापना वर्ष बताइए। तुरंत जवाब दें सभी लोग। महत्वपूर्ण सारे सवाल मैंने लिए हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1960। पिथौरागढ़ जिले का स्थापना वर्ष है 1960। अब अगर देखें अन्य जिलों का स्थापना वर्ष, अगर हम देखें, टोटल हमारे यहाँ 13 जिले हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो 1817 में देहरादून जिले की स्थापना हुई थी। 1840 में पौड़ी गढ़वाल जिले की स्थापना हुई। इसके बाद 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद सबसे पहले 1949 में एक नया जिला बना हमारा टिहरी, 1 अगस्त 1949। इसके बाद सन 1960 में हमारे 3 जिले बने, जिनका कोड हम याद रख सकते हैं CPU से। कंप्यूटर में CPU होता है, उसी से हम याद रख सकते हैं इसको। C से चमोली, P से पिथौरागढ़, U से उत्तरकाशी। ये तीनों जिले 1960 में बने हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए जिले देखते हैं। 1988 में हरिद्वार जिले की स्थापना हुई है। वहीं 1995 में US नगर जिले की स्थापना हुई है। इसके बाद अब टोटल हमारे 10 जिले हो चुके हैं। इसके बाद बचे हुए 3 जिले, 1997 में 3 जिलों की स्थापना हुई है। और वो 3 जिले हैं, इनको RCB से हम याद रख सकते हैं। R से है रुद्रप्रयाग, C से है चंपावत और B से है बागेश्वर। B से बागेश्वर। सारे पॉइंट नोट ज़रूर करें और रिवाइज ज़रूर करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसके बाद जो अगला ज़िला हम देखने वाले हैं, अल्मोड़ा ज़िला देखेंगे, तो आप ज़रूर तैयार रहें, पहले से ही तैयारी करके आएँ। और बेस बुक होगी आपकी परीक्षावाणी। जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं उनके अन्य नोट्स भी होंगे। जो अभी स्टार्ट करे हुए हैं वो परीक्षावाणी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगले सवाल पे चलते हैं। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल में राज्य में स्थान बताइए। दूसरा सवाल है, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल में उत्तराखंड राज्य में स्थान बताइए। तो हमारे ऑप्शन है 5th यानी 5वां, 3rd यानी तीसरा, 2nd यानी दूसरा, या इनमें से कोई नहीं। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल में राज्य में स्थान बताइए, 5वां, तीसरा, दूसरा या इनमें से कोई नहीं। तुरंत जवाब दे। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन ज़रूर करें और तैयारी के साथ आएँ। अगला टेस्ट हमारा अल्मोड़ा जिले का होने वाला है। मैंने कोशिश करी है प्रश्नों के माध्यम से, जैसे हमने प्रश्नों के माध्यम से आधुनिक भारत समाप्त किया था, तो वैसे ही 13 लेक्चर में अपने सारे कंप्लीट उत्तराखंड के जिले हम समाप्त करेंगे।
तो ये मान के चलिए आधे से ज़्यादा आपका 70 से 80% यहीं पर कवर हो जाएगा। तो सभी लोग मैप ज़रूर ले लें। तो मैप में जितनी भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो सारे आप नोट डाउन ज़रूर करें। तो इस क्वेश्चन का तुरंत जवाब दें, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल में राज्य में स्थान बताइए। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल में राज्य में स्थान है तीसरा। तो हमारे उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, तो सर्वाधिक यानी नंबर 1 क्षेत्रफल में है चमोली। चमोली का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो चमोली का एरिया है 8030 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 8030 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे हमारे उत्तराखंड में है उत्तरकाशी, और तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़, ये तो हम बता ही चुके हैं। दूसरे नंबर पे है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे है हमारे उत्तराखंड में पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 स्क्वायर किलोमीटर। अगर कोई पूछा अंतिम स्थान पे यानी 13वें स्थान पे कौन है, तो 13वें स्थान पर यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला हमारा जिला है चंपावत, और इसका क्षेत्रफल कितना है 1766 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1766 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल में नंबर 1 है चमोली, नंबर 2 उत्तरकाशी, नंबर 3 पिथौरागढ़, और अंतिम स्थान पे है चंपावत। अगले सवाल पे चलते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ तुरंत नोट जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल पे, चीन से सीमा स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? हमारे उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो चीन से सीमा स्पर्श यानी बॉर्डर टच करते हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 1 या नन ऑफ दीज। 2, 3, 1 या नन ऑफ दीज। तुरंत जवाब दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चीन से सीमा स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 1 या इनमें से कोई नहीं। चीन से सीमा स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जिले ऐसे हैं हमारे जो चीन से सीमा स्पर्श करते हैं। तो 3 जिले कौन कौन से हैं इनको एक बार मैप से देख लेते हैं। तो ये है हमारा उत्तराखंड का मैप। तो ये वाली जो बाउंड्री हमें दिख रही है पूरी, ये हम लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरी चीन से लगी हुई है। तो सबसे पहला कौन सा है? उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, और तीसरा है पिथौरागढ़। तो टोटल 3 जिले हमारे ऐसे हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ऐसे मैप ज़रूर बना लें आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के चौथे सवाल पे। मिलम ग्लेशियर की लंबाई बताइए। मिलम ग्लेशियर की लंबाई बताइए। मिलम ग्लेशियर की लंबाई बताइए। हमारे ऑप्शन हैं 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तुरंत जवाब दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मिलम ग्लेशियर की लंबाई बताइए। मिलम ग्लेशियर की लंबाई बताइए। तो इसका राइट आंसर है 16 किलोमीटर। तो मिलम ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? 16 किलोमीटर। ध्यान देंगे, अब कुछ जानकारी मिलम ग्लेशियर के बारे में दे देते हैं। अगर इसकी स्थिति पूछें, मिलम ग्लेशियर की स्थिति कहाँ पर है, तो ये हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके बारे में अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, ये हमारे कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर से ही 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं। पहली नदी है मिलम नदी। अगर पूछे मिलम नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये मिलम नदी पिंडर नदी की सहायक है।
और मिलम ग्लेशियर से ही एक नदी और निकलती है, गोरी नदी या गौरी नदी। और एक गौरी या गोरी नदी किसकी सहायक है? तो ये सहायक है काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी वही नदी जो हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाते हुए नदी बहती है। जब संगौली की संधि हुई थी गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में, तो काली नदी को ही सीमा रेखा बनाया गया था भारत और नेपाल के बीच में। ध्यान दें सभी लोग, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी, ये भी हमारे पिथौरागढ़ से प्रवाहित होती है, ध्यान देंगे। तो हम देख रहे थे उत्तराखंड ये मिलम ग्लेशियर की लंबाई। तो मिलम ग्लेशियर हमारे कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर पूछें राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर या गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो ये है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर ये 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है गंगोत्री ग्लेशियर। ये वही गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से हमारी पवित्र नदी भागीरथी नदी या गंगा नदी निकलती है। ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। और ग्लेशियर से रिलेटेड मैं एक ट्रिक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो उनके बारे में डिटेल से मैंने समझाया है। और हर जिले के ग्लेशियर कैसे याद रखे जाएं वो भी बता रखा है मैंने, तो वाला ट्रिक वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो उस ट्रिक वाले ग्लेशियर वाले वीडियो में मैंने लगभग 30 से 40 ग्लेशियरों को ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से याद करा रखा है। तो वो वाला वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में या अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अगले सवाल पे चलते हैं। किस ग्लेशियर को 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? किस ग्लेशियर को 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ऑप्शन है रालम, मिलम, नामिक या इनमें से कोई नहीं। किस ग्लेशियर को 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। किस ग्लेशियर को 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? किस ग्लेशियर को 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है नामिक ग्लेशियर को। नामिक ग्लेशियर को। तो पिथौरागढ़ में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे सोना ग्लेशियर है, लसार ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर है, बाल्टी, पोटिंग, हीरामणि, पिनोरा। इनको कैसे याद करें तो आपको दिखाते हैं, वो ग्लेशियर वाली ज़रूर वीडियो देखें। उसमें सारे जिलों के ग्लेशियर को याद करने के मैंने तरीके बता रखे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम केवल पिथौरागढ़ के ग्लेशियर ही देखेंगे। यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं मैप के थ्रू, आप लोग पढ़ सकते हैं इन्हें, जैसे पोटिंग, पिनोरा, रालम, नामिक, काली, बाल्टी, सोना, हीरा, मिलम, मेओला और लसार। इसी क्रम में हमारा कोड भी आने वाला है, जिस क्रम में मैंने यहाँ पर ये अपने ग्लेशियर लिखे हैं। तो अब देखते हैं हमारे पिथौरागढ़ के जितने भी ग्लेशियर हैं महत्वपूर्ण, उनको ट्रिक से कैसे याद रखा जाए। तो वो वाली वीडियो, ग्लेशियर वाली वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ सारे ग्लेशियर आपको तुरंत याद हो जाएंगे। अभी केवल हम पिथौरागढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पिथौरागढ़ का कोड ही आपको बताया जा रहा है। तो इसका ट्रिक है, पोटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर उसमें सोना और हीरा मिलाओ। कितना सिंपल है। पोटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर उसमें क्या क्या मिलाओ? सोना और हीरा मिलाओ। तो पोटिंग से बन रहा है एक तो पोटिंग और पिनोरा। पोटिंग के पौ से मान के चलते हैं, पोटिंग बनता है, एक और पिनोरा बन रहा है, तो दो बन गए। उसके बाद है राणा, तो राणा के रा से बना रालम और ना से बना नामिक। पोटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी, तो काली से काली बना और बाल्टी से बाल्टी। काली बाल्टी लेकर उसमें क्या मिलाओ? सोना, सोना से सोना ग्लेशियर, हीरा से बना हीरामणि ग्लेशियर। मिलाओ, मी से बना मिलम और मेओला और ला से बना लसार। देखिए कितना आसान है, एक लाइन में हमने 11 ग्लेशियर याद कर लिए। पोटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर उसमें हीरा और सोना और हीरा मिलाओ।
काफ़ी आसान है। हमारा प्रयास और ट्रिक पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे बहुत सारे ट्रिक आपके लाई जाएंगी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को, बहुत सारे बुग्यालों को बहुत ही आसान तरीके से मैंने याद करा रखा है। तो लगातार बने रहें, ये ट्रिक और ये तरीके आपको मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट लगातार चलते रहेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट हमारा अल्मोड़ा से रिलेटेड आएगा, तो अल्मोड़ा के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अगले सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल है, हरदोल चोटी की ऊंचाई बताइए। हरदोल चोटी की ऊंचाई बताइए। ऑप्शन है 6,984, 7,756 मीटर, अगला है 7,151 मीटर और अगला है इनमें से कोई नहीं। हरदोल चोटी की ऊंचाई बताइए। हरदोल चोटी की ऊंचाई बताइए आज का छठा सवाल है हमारा। हरदोल चोटी यानी पर्वत या पीक की ऊंचाई बताइए। तुरंत जवाब दे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पिथौरागढ़ में ही स्थित है। हरदोल चोटी की ऊंचाई बताइए। हरदोल चोटी की ऊंचाई बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7,151 मीटर। हरदोल चोटी की ऊंचाई बताइए। तो हरदोल जो शब्द है, इसका अर्थ होता है, हिंदी में अगर हरदोल शब्द का अर्थ हमसे पूछें, इसका अर्थ होता है भगवान का मंदिर। हरदोल शब्द का क्या अर्थ होता है अगर पूछा जाए हमसे, तो ध्यान रखना है, हरदोल शब्द का अर्थ होता है भगवान का मंदिर। और इंग्लिश में इसको कहें, इसकी मीनिंग कहें, तो इसकी मीनिंग है टेम्पल ऑफ गॉड। टेम्पल ऑफ गॉड। ये कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ के मिलम घाटी के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। तो अगला जो यहाँ पर एक ऑप्शन आपने देखा होगा 7,756 मीटर, तो ये उत्तराखंड की एक चोटी है जिसका नाम है कामेट। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। अगर यहीं पर हमसे सवाल पूछा जाए उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो वो है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। और अगर हमसे पूछा जाए हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, 8,586 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें सभी लोग। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 7वें सवाल पे। जितने भी अतिरिक्त फैक्ट बता रहा हूं उनको नोट डाउन जरूर करें। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई बताइए। ऑप्शन है 6,191 मीटर, 7,272 मीटर, 6,904 मीटर और फाइनल ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई बताइए। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई बताइए। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई बताइए। चार ऑप्शन है 6,191 मीटर, अगला ऑप्शन है 7,272 मीटर, अगला ऑप्शन है 6,904 मीटर और अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई बताइए, तो इसका राइट आंसर है 6,904 मीटर। 6,904 मीटर। पंचाचूल मतलब पंच, मतलब ये मान के चलिए 5, पंच माने 5, तो पंचाचूली में क्या है, 5 चोटियों का संगम है, या 5 अलग अलग प्रकार की चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और मान्यता अनुसार ये 5 चोटियां, ये जो 5 पर्वत चोटियां हैं या पीक हैं, ये पांडव भाई, 5 पांडव जो भाई हैं उनको दर्शाती हैं। ये ध्यान दें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें, हमसे पूछते हैं पंचाचूली के पूर्व में कौन सा हिमनद, हिमनद माने ग्लेशियर, तो पंचाचूली के पूर्व में है सोना हिमनद। अभी देखा था हमने सोना। पोटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर उसमें सोना और हीरा मिलाओ। तो पंचाचूली के पूर्व में है सोना हिमनद और एक और हिमनद है ओला हिमनद।
ओला हिमनद, हिमनद माने ग्लेशियर। अगर पूछे पंचाचूली के पश्चिम में कौन सा हिमनद है, तो इसका राइट आंसर है बाल्टी, बाल्टी ग्लेशियर या बाल्टी हिमनद। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, अगर पूछे पहली बार पंचाचूली पर्वत की जो चढ़ाई की थी, यानी उस पर्वत पर पहली बार कौन चढ़े थे, तो आईटीबीपी का एक दल चढ़ा था। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी का एक दल चढ़ा था जिसके लीडर थे, इसके लीडर थे महेंद्र सिंह जी। यानी आईटीबीपी की टीम ने पहली बार इस पर चढ़ाई की थी और इस टीम के लीडर थे महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी। काफी महत्वपूर्ण सवाल था, तो मैंने सभी तथ्यों को बताने की कोशिश करी है, तो सारे फैक्ट जरूर याद रखें। हमारे उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में ये फैक्ट काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 8वें सवाल पे चलते हैं। ट्रेल पास की खोज किस वर्ष हुई? और साथ साथ ये भी जरूर लिख के भेजें, ये ट्रेल पास किन किन स्थलों के बीच में है। पास माने दर्रा यानी रास्ता। ऑप्शन है 1815, 1817, 1830 या इनमें से कोई नहीं। ट्रेल पास की खोज किस वर्ष हुई? 1815, 1817, 1830 या इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अभी हम सारे दर्रों के बारे में देखेंगे। तो ट्रेल पास की खोज हुई है, इसका राइट आंसर है 1830 में। ये पास किन किन के बीच में है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। पास माने ऐसे रास्ते जो एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ते हैं। अब अगर मैप के हिसाब से अगर आपको दिखाएं, तो यहाँ पर हमारा मैप आपको दिख रहा है। ये जो चीन वाला हिस्सा है, ये पहले तिब्बत का हिस्सा था। अगर पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच, ये तिब्बत है, ये पिथौरागढ़ है, इनके बीच के जो दर्रे हैं उनके नाम अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहला है लिपुलेख गुंजी, लिपुलेख और गुंजी पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। अगला है दारमा और नवीधुरा, दारमा और नवीधुरा, ये भी पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के दर्रे हैं। दर्रे माने रास्ता, रास्ता यानी पास। अब अगर देखें, इसी प्रकार मैप में जरूर भरें, ये पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच का जो रास्ता है, यहाँ पर एक दर्रा मिलता है, इसको कहते हैं लास्पा। अगर सवाल पूछा जाए लास्पा दर्रा किन किन के बीच में है, तो ये पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है। अब देखते हैं, पिथौरागढ़ और बागेश्वर वाला हम बता चुके हैं अभी, ये ट्रेल पास है। अब इसके बाद पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में भी कुछ पास हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक लिखें। लातूधुरा है एक, ये सारे पूछे गए हैं। लातूधुरा, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच के जो दर्रे हैं, लातूधुरा है। उसके बाद है बाराहोती, इसके बाद है मार्च योक, मार्च योक के बाद है टोपीधुरा। ध्यान दें सभी लोग, टोपीधुरा, ये दर्रा भी पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। एक सिनला दर्रा है हमारे पिथौरागढ़ में ही, सिनला दर्रा, सी न ला, सिनला दर्रा, ये हमारे पिथौरागढ़ की दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने का काम करता है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। इसी प्रकार मैप में जरूर भरें, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। कोटली का विष्णु मंदिर किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया? कोटली का विष्णु मंदिर किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया, यानी नेशनल हेरिटेज में शामिल किया गया? 2015, 2017, 2019 या इनमें से कोई नहीं। सीरियल वाइज ये हमारी क्लास चलती रहेगी। आप नोट्स ज़रूर बनाएं, टॉपिक लिखें, अपने नोट ज़रूर बनाएं, और ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगे। कोटली का विष्णु मंदिर किस वर्ष
राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 2019। 2019 इसका सही जवाब है। इसके अलावा कुछ अन्य मंदिर और देखें हमारे पिथौरागढ़ के, तो है असुरचूला। असुरचूला मंदिर। इसके बाद है छिपला केदार मंदिर। छिपला केदार मंदिर, ये जो छिपला केदार मंदिर है मुंशियारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है हमारा हाट काली का मंदिर, ध्यान दें काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है हाट काली का मंदिर। इसके बाद पाताल भुवनेश्वर मंदिर। पाताल भुवनेश्वर मंदिर ये भी हमारे पिथौरागढ़ में ही स्थित है। पाताल भुवनेश्वर के पास में ही एक जानवी नौला भी है, ध्यान दें सभी लोग, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखें कोटगाड़ी मंदिर है, जयंती मंदिर जिसे ध्वज मंदिर भी कहते हैं, हुकारा देवी मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, ध्यान दें सभी लोग, ये सारे नोट डाउन जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 10वां सवाल है, किस मंदिर को पाषाण देवी भी कहा जाता है? अन्यारी देवी, जयंती मंदिर, गुरना माता मंदिर, या इनमें से कोई नहीं? किस मंदिर को पाषाण देवी मंदिर कहा जाता है? ये तीनों मंदिर भी हमारे पिथौरागढ़ में ही स्थित हैं, लेकिन हमने ये बताना है निम्न में से किस मंदिर को पाषाण देवी मंदिर भी कहा जाता है? अन्यारी देवी, जयंती मंदिर, गुरना माता मंदिर, या इनमें से कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज गुरना माता मंदिर को पाषाण देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण मंदिर आते हैं, ध्यान दें। एक है गुरना माता मंदिर, तो ये है हमारे पिथौरागढ़ में। और अगर यहीं पर पूछ दें गुरना माई मंदिर, तो गुरना माई मंदिर ये हमारे चंपावत में स्थित है, ध्यान दें सभी लोग, गुरना माई मंदिर हमारे चंपावत में स्थित है। इसके अलावा कुछ और अन्य मंदिर आपको बताए जाएं अगर पिथौरागढ़ के, जैसे मल्लिकार्जुन मंदिर है, ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। थलकेदार मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे कैसे भूल सकते हैं, थलकेदार जी मंदिर को ही केदारजू भी कहते हैं, केदारजू भी कहते हैं, ध्यान दे सभी लोग। बेरीनाग मंदिर जो नाग देवता के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हमारे यहाँ स्थित है। पाताल भुवनेश्वर 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पाताल गंगा नदी भी बहती है, ध्यान दे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाटकाली का मंदिर अभी हमने पढ़ा था, ध्यान होगा आपको, इन्हें जवानों की रक्षक माना जाता है, जो हमारे आर्मी में सैनिक जाते हैं उनकी रक्षक माता माना जाता है हाटकालिका देवी जी को। अगले सवाल पे चलते हैं। तो आज के 10 सवाल हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं आखिरी 10 सवाल आज के। तो 11वां सवाल है, थल मेले की शुरुआत किस वर्ष से हुई? ऑप्शन है 1919, 1929, 1939, या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ध्यानपूर्वक आंसर दें और नोट डाउन जरूर करें। थल मेले की शुरुआत किस वर्ष से हुई? थल मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई? थल मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि इसका राइट आंसर होने वाला है 13 अप्रैल 1940। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी दिवस की याद में, यानी जो हमारे जितने भी लोग थे, जितने भी आंदोलनकारी थे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, उन्हीं की याद में 13 अप्रैल 1940 से थल मेला स्टार्ट हुआ है। थल मेला, कुछ और मेले अगर देखें हमारे ये पिथौरागढ़ के, मोष्टा मानू मेला, ध्यान दें, मोष्टा मानू मेला। अगला है बेरीनाग में लगता है बासुकी नाग मेला, बासुकी नाग मेला। सैम देवता के मंदिर में लगता है हमारा बौराड़ी मेला, बौराड़ी मेला नोट डाउन जरूर करें पिथौरागढ़ के मेले के रूप में। एक हमारा गबला देव का उत्सव भी होता है,
जो हमारे सौका जनजाति के लोग मनाते हैं। गबला देव का उत्सव, और एक गबला देव को गणेश जी के रूप में पूजा जाता है, ये भी ध्यान दें सभी लोग। एक महत्वपूर्ण उत्सव और है जो प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होता है, और इस उत्सव का नाम है कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव, ध्यान दें सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण उत्सव है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्नों के माध्यम से आप यकीन रखिए हमारे जिले सभी समाप्त हो जाएंगे, बस लगातार बने रहें, अपना सपोर्ट देते रहें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1912, 1913, 1914 या इनमें से कोई नहीं। जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई? जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1912, 1913, 1914 या इनमें से कोई नहीं। जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई? आज का 12वां सवाल है, तो आंसर पता है तो जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर है 1914 में। तो जौलजीबी डीडी हाट वाला एरिया है। जौलजीबी में ही काली और गोरी नदी का संगम होता है। काली और गोरी नदी का संगम अगर हमसे पूछा जाए तो जौलजीबी में होता है। और गोरी नदी कहाँ से निकलती है, अभी आपको बताया था मैंने, ये हमारे मिलम से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 में हुई, ठीक हुई। तो किसने अगर इसकी शुरुआत करी, अगर पूछा जाए हमसे, तो जौलजीबी मेले की शुरुआत गजेंद्र बहादुर जी ने करी है। गजेंद्र बहादुर जी ने करी। और यह मेला कब लगता है अगर पूछा जाए तो ये नवंबर माह में लगता है। जौलजीबी मेले का आयोजन नवंबर माह में होता है, और भोटिया व्यापार और घोड़ों के व्यापार से संबंधित है। हमारा जो जौलजीबी मेला है किससे रिलेटेड है? भोटिया व्यापार और घोड़ों के व्यापार से संबंधित है, ध्यान दें, घोड़ों के व्यापार से संबंधित है। एक उत्सव हमारे यहाँ हिल यात्रा उत्सव भी लगता है, ध्यान दें सभी लोग। इसका अर्थ होता है, हिल यात्रा का अर्थ होता है दलदली भूमि पर किया जाने वाला खेल, और इसका अन्य नाम भी है इंद्र यात्रा। और जो हमारा हिल यात्रा है, ध्यान दें सभी लोग, ये नेपाल की देन मानी जाती है, और धान रोपाई के समय इस यात्रा यानी इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। 13वां सवाल है आज का। कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः, मतलब एक बार फिर से, किस वर्ष से प्रारंभ हुई? 1961, 1971, 1981 या इनमें से कोई नहीं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः किस वर्ष प्रारंभ हुई? कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः किस वर्ष प्रारंभ हुई? कैलाश मानसरोवर यात्रा काफी महत्वपूर्ण यात्रा है, महादेव की यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर है 1981 में। ये बंद किस वजह से हुई थी? ये बंद हुई थी 1962 के भारत चीन युद्ध की वजह से। अगर पूछें कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कौन करता है, हमारा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और आईटीबीपी की मदद से इसका आयोजन किया जाता है। आईटीबीपी की मदद से इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ये वाला कंप्लीट एरिया कैलाश पर्वत अगर कहें तो ये एरिया मानसरोवर झील ये हमारे सभी तिब्बत में स्थित है। और कैलाश पर्वत का एक अन्य नाम भी है, ध्यान दें सभी लोग, कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। ये तिब्बतियों के लिए तो पूजनीय है, हम हिंदुओं के लिए भी, सनातनियों के लिए भी ये प्रसिद्ध स्थल है। तो कैलाश पर्वत का अन्य नाम अगर पूछा जाए तो ध्यान दें, गण पर्वत और रजतगिरी पर्वत भी कहा गया है इसको। हमारे कैलाश पर्वत को रजतगिरी पर्वत भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है, हमारे भोले बाबा यानी महादेव यही निवास करते हैं। आप लोग के लिए एक सवाल है, अगर आपको पता है कैलाश पर्वत की ऊंचाई जरूर बताएं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी है?
अगले सवाल पे चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है आज का 14वां सवाल। मास्टर जी का संग्रहालय कहाँ स्थित है? मास्टर जी का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है डीडी हाट, गंगोली हाट, मुंशियारी या इनमें से कोई नहीं। मास्टर जी का संग्रहालय कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, अगर पता है जरूर बताएं। मास्टर जी का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है डीडी हाट, गंगोली हाट, मुंशियारी या इनमें से कोई नहीं। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है मास्टर जी का संग्रहालय स्थित है मुंशियारी में। और ये किन से रिलेटेड अगर पूछे मास्टर जी का संग्रहालय, इनका संबंध किन से है? तो इसका संबंध है सुरेंद्र सिंह पांगती जी से। अब अगर हम देखें मुंशियारी के बारे में कुछ जानकारी अगर लें, तो सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने एक संस्था बनाई थी। अगर आपको समाज सेवा के लिए एक संस्था बनाई थी इन्होंने, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस बारे में। तो मास्टर जी का संग्रहालय मुंशियारी में। तो मुंशियारी के बारे में अगर आपको बताया जाए तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान दें, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार है हमारा मुंशियारी। मुंशियारी का अगर प्राचीन नाम अगर हमसे पूछें तो इसका राइट आंसर है मुंशियारी का प्राचीन नाम है टिकसेन। ये सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं, इसी वजह से आपको बताए जा रहे हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेहरू पर्वतारोहण हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, तो उसी की तर्ज पर पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ स्थित है अगर पूछें तो ये भी हमारे मुंशियारी में स्थित है। मुंशियारी में ही काला मुनि मंदिर है, वर्धमान पहाड़ी है, ये सारे स्थल हमारे मुंशियारी में स्थित है। एक ऑप्शन हमने देखा था अभी वाले क्वेश्चन में, डीडी हाट ऑप्शन भी था, तो कुछ जानकारी आपको डीडी हाट के बारे में भी दे दी जाए। डीडी हाट में जो डीडी शब्द है इसका अर्थ होता है छोटी पहाड़ी, और हाट का मतलब होता है बाजार। तो छोटी पहाड़ी पर स्थित पहाड़ डीडी हाट। और अगर पूछे किस पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी का नाम क्या है जिस पर डीडी हाट स्थित है, तो इसका नाम है डिगटड़। डिगटड़ पहाड़ी पर स्थित है डीडी हाट। डीडी हाट में सीरी कोट का किला भी स्थित है। सीरी कोट का किला अगर पूछा जाए हमसे तो सीरी कोट का किला कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है डीडी हाट में स्थित है। सीरी कोट का किला बहुत इंपॉर्टेंट, मण का सूर्य मंदिर ये भी हमारे डीडी हाट में स्थित है, मण का सूर्य मंदिर। अगले सवाल पे चलते हैं। नारायण आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। नारायण आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। 1869, 1936, 1947 या इनमें से कोई नहीं। 1869, 1936, 1947 या इनमें से कोई नहीं। कई बार पूछा गया सवाल है तो इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने कोशिश करी है हर सवाल के माध्यम से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर बताए जाएं, और सारे सवालों के माध्यम से हमने पिथौरागढ़ जिले को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। नारायण आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। 1869, 1936, 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1936। तो इस आश्रम की स्थापना किसने करी अगर इस बारे में पूछा जाए तो नारायण आश्रम की स्थापना करी है नारायण स्वामी जी ने। नारायण स्वामी जी ने 1936 में नारायण आश्रम की स्थापना की है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 16वें सवाल पे। चिरकिला बांध कहाँ स्थित है? चिरकिला बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे मुंशियारी, धारचूला, डीडी हाट
या इनमें से कोई नहीं। चिरकिला बांध कहाँ स्थित है? मुंशारी, धारचूला, डीडी हाट या इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चिरकिला बांध कहाँ स्थित है? अगर आंसर पता है तो जरूर बताएं। पिथौरागढ़ की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है ये। तो इसका राइट आंसर है चिरकिला बांध हमारे धारचूला में स्थित है। कुछ अन्य परियोजनाएं या अन्य बांध आपको बता देते हैं। अगर हमसे पूछे पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर बांध है इंडिया और नेपाल की संयुक्त परियोजना, जो किस नदी पर बनने वाली है? ये बनेगी हमारी काली नदी पर। एक और परियोजना है हमारे पिथौरागढ़ में, तालेश्वर परियोजना, याद रखें ये भी हमारे पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ताकुला परियोजना, ताकुला परियोजना अगर पूछा जाए हमसे कहाँ स्थित है, तो ये ताकुला जल विद्युत परियोजना है, हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगली परियोजना है जो हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है, उसका नाम है कालिका दंतु, कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना। ये किस नदी पर है? काली नदी पर है। और कहाँ स्थित है? हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। सारे पॉइंट नोट जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 17वें सवाल पे, नैन सिंह रावत जी का उपनाम बताइए। मौखिक पंडित, गोरा पंडित, काला पंडित या इनमें से कोई नहीं। 17वां सवाल है, नैन सिंह रावत जी का उपनाम बताइए। नैन सिंह रावत जी का उपनाम बताइए। नैन सिंह रावत जी का उपनाम बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इनका जो उपनाम है हमारे नैन सिंह रावत जी का, इनको कहा जाता है मौलिक पंडित। पंडित नैन सिंह रावत जी को मौलिक पंडित कहा जाता है। ये हमारे उत्तराखंड राज्य के फर्स्ट सर्वेयर थे। ध्यान देंगे, इन्होंने 1866 में नेपाल से तिब्बत तक, नेपाल से ल्यासा एक जगह है तिब्बत में, वहाँ तक का सर्वे किया था। इसी से खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें ये एक उपाधि दी थी। ये ध्यान देंगे, ब्रिटिश सरकार ने इनको एक उपाधि दी थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ ब्रिटेन की सरकार थी। 1830 में ध्यान दें इनका जन्म हुआ था, और इनको अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, कंपेनियन ऑफ द, माफ करें, इंडियन एम्पायर, कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर, क्योंकि अंग्रेजों का शासन उस समय भारत में था। कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर यानी भारतीय साम्राज्य का साथी की उपाधि दी थी इनको अंग्रेजों ने, नैन सिंह रावत जी को। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का 18वां सवाल एक किताब है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। इस पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराल जी, राहुल सांकृत्यायन जी, सुरेंद्र पांगती जी या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक बताइए। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक बताइए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र पांगती जी। अभी हमने इनसे रिलेटेड एक पॉइंट देखा था, मास्टर जी का संग्रहालय, तो ये वही हैं। तो इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अगर इनका जन्म पूछा जाए, सुरेंद्र सिंह पांगती जी का जन्म 1920 में पिथौरागढ़ का एक गांव है नाना सेम गांव, नाना सेम गांव में इनका जन्म हुआ। ये भारतीय सेना में भी कार्यरत रहे हैं। इन्होंने समाज सेवा के लिए एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है धाद। धाद मानी किसी को बुलाना, आपको ध्यान होगा, अगर पहाड़ी हैं तो आपको जरूर पता होगा। और जो इनकी पुस्तक थी ये 2 भागों में आई थी, ध्यान दें ये भी सभी लोग। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, ये 2 भागों में आई थी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 19वें सवाल पे।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, तो तुरंत जवाब जरूर दें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को अर्जुन पुरस्कार कब प्रदान किया गया? चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को अर्जुन पुरस्कार कब प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है 1975, 1981, 1990, 1993, 1975, 1981, 1990, 1993। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को अर्जुन पुरस्कार कब प्रदान किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। चंद्रप्रभा ऐतवाल जी, तो इसका राइट आंसर है, इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1981 में। 1990 में इन्हें क्या प्राप्त हुआ है? 1990 में इनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को 1990 में पद्मश्री और 1993 में इन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2010 में इन्हें, हमारी चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मैं लिख देता हूं, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका अगर उपनाम पूछे, इनका अन्य नाम पूछे, तो हमारी चंद्रप्रभा ऐतवाल जी का अन्य नाम है माउंटेन गोट। और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, एक प्रसिद्ध हमारा बुग्याल है द्यारा बुग्याल। अगर आपको पता है इसकी स्थिति तो ज़रूर बताएं। तो द्यारा बुग्याल को प्रसिद्धि दिलाने का, उसको फेमस बनाने का श्रेय चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को जाता है। बुग्यालों से रिलेटेड भी हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो अवेलेबल है, वो ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर देखें वो वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखें वो वीडियो। बुग्याल वाली वीडियो देखें, ग्लेशियर वाली वीडियो देखें, शॉर्ट ट्रिक वाली सारी वीडियो ज़रूर देखें हमारी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा बुग्याल और ग्लेशियर इस तरीके की चीज़ें याद कराने की कोशिश करी है। तो देखते हैं आज का अंतिम सवाल, हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल। रीना धर्मसत्तू जी ने अंटार्कटिका का जो स्कीइंग ट्रैक है वो कब पूरा किया? रीना धर्मसत्तू जी ने अंटार्कटिका का स्कीइंग ट्रैक कब पूरा किया? ऑप्शन है 2007, 2008, 2009 या इनमें से कोई नहीं। रीना धर्मसत्तू जी ने अंटार्कटिका का स्कीइंग ट्रैक कब पूरा किया? तो इसका राइट आंसर है 31 दिसंबर 2009। 31 दिसंबर 2009। 900 किलोमीटर का एक स्कीइंग ट्रैक था अंटार्कटिका में, जिसको इन्होंने 40 दिन में पूरा किया था हमारी रीना धर्मसत्तू जी ने। और ये उत्तराखंड से प्रथम स्कीइंग प्लेयर भी है, ये भी ध्यान दें सभी लोग। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो एक बार जल्दी से जो 20 के 20 सवाल है, इनके तुरंत आंसर देख लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, पिथौरागढ़ का स्थापना वर्ष 1960। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल में स्थान, दूसरा सवाल, तीसरा नंबर। अगला सवाल, चीन से स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? हमारे 3 जिले हैं। चौथा सवाल, मिलम ग्लेशियर की लंबाई बताइए, तो ये 16 किलोमीटर लंबा है। अगले सवाल पे चलते हैं, किस ग्लेशियर को 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है नामिक ग्लेशियर। अगले सवाल पे चलते हैं, छठा सवाल, हरदोल चोटी की ऊंचाई है 7151 मीटर। सातवां सवाल, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई 6904 मीटर। अगले सवाल पे चलते हैं, ट्रेल पास की खोज, ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है, इसकी खोज ट्रेल ने करी थी वो 1830 में। अगले सवाल पे चलते हैं, कोटली विष्णु मंदिर किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुआ? ये 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं, किस मंदिर को पाषाण देवी मंदिर भी कहते हैं? तो एंड द राइट आंसर इज गुरना माता मंदिर। अगले सवाल पे चलते हैं, थल मेले की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1940। अगले सवाल पे चलते हैं, 12वें सवाल पे, जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 में। अगले सवाल पे चलते हैं, 13वां सवाल, कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः यानी एक बार
फिर कब प्रारंभ हुई? 1981 में प्रारंभ हुई। 14वें सवाल पे चलते हैं। मास्टर जी का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये हमारे मुंशारी में स्थित है। सुरेंद्र सिंह पांगती जी का से रिलेटेड है ये। अगले सवाल पे चलते हैं 15वें सवाल पे। नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में हुई। अगले सवाल पे चलते हैं। चिरकिला बांध कहाँ स्थित है? तो चिरकिला बांध हमारा स्थित है धारचूला में स्थित है। 17वां सवाल है। नैन सिंह रावत जी का उपनाम बताइए। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, और इसका राइट आंसर है मौलिक पंडित। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र सिंह पांगती जी हैं। 19वां सवाल आज का है। चंद्रप्रभा एतवाल जी को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1981 में दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। रीना धम्मसत्तू जी ने अंटार्कटिका का स्कीइंग ट्रैक कब पूरा किया? 31 दिसंबर 2009 को पूरा किया। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार हम अगला जिला लेके आएंगे अल्मोड़ा, जिसमें आपको मैप भी दिए जाएंगे, मैप के साथ साथ पीडीएफ भी दी जाएंगी, और ये पीडीएफ और मैप आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सेशन पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।